जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं हूं मृत्युंजय कुमार। आज हम लोग प्यारा से चैप्टर देखेंगे। कौन सी? हेनरी। हेनरी मतलब इन्हीं पे काफी चर्चा किया था। अभी इनको समझाता हूं कि आखिर किस प्रकार से चर्चा किया था। देखिए, इन्होंने क्या किया, बहुत ढेर सारे कुछ एलिमेंटों को इन्होंने गर्म किया, कुछ को ठंडा किया, और कहने का तात्पर्य कि न ज्यादा गर्म हो सका न ज्यादा ठंडा हो सका। अब उन्होंने इस पे चर्चा किया। अब इसको दबाने के बाद देखिए दब नहीं रहा, मतलब इसका प्रेशर काफी ज्यादा है ना, दाब ज्यादा है। अब इसको हमने क्या किया, खोला। खोलने के बाद अब इसमें से गैस निकली, और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें जाकर प्रवेश किया कौन? तापमान। और तापमान निकलने के साथ साथ देखिए CO2 जब CO2 अंदर से निकलना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसको मैं अभी समझा रहा हूँ, आप लोग घबराएंगे नहीं। भिन्न भिन्नता, क्योंकि भूलने वाला कभी है नहीं। इसका ताप अलग रहा, इसका ताप अलग रहा, इसका ताप अलग रहा, और इसका ताप अलग रहा, और इसका ताप अलग रहा, और इसका ताप अलग रहा। इन सबके तापमान पे इन्होंने चर्चा करने के बाद जब ये थक गया विलियम हेनरी, तो अब इन्होंने 1803 में एक प्रस्तुत किया कि मतलब यानी सबको ताप करने के बाद सबका अलग अलग टेम्परेचर हो जा रहा है, तो आखिर हम इनको क्या करें। तो इन्होंने एक अपना नाम प्रस्तुतिकरण कर दिया, जिसको हम लोग विलियम हेनरी अर्थात हेनरी के नाम से जानते हैं। हेनरी के कंडीशन में थोड़ा सा देखिएगा, मूल प्रभाव के कंडीशन में बच्चों, यानी अब इसमें देखिएगा जब हम ताप बढ़ाएंगे, जब किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब अगर मान लीजिए इसको हमको गर्म करना पड़ेगा तो ताप बढ़ाएंगे, इसका दाब क्या होगा, बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो उसमें से क्रॉसिंग लाइन सीधा सा तिरछे से जाएगी, जिसको हम लोग हेनरी स्थिरांक के नाम से जानते हैं। ठीक, अब यहाँ चलते हैं, इसको भूलने की कभी बातें नहीं। सर्वप्रथम विलियम हेनरी 1803 में विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का मात्रात्मक अध्ययन किया। विलेयता पर दाब का मात्रात्मक अध्ययन किया, अभी मैं बताया बॉटल के माध्यम से किया, और उस आधार पर एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, जिसको हेनरी का नियम कहते हैं। अब इसको यहीं तक, इसको चाहे तो आप समाप्त कर सकते हैं, इसका कंडीशन हो गया समाप्त। ठीक ना, यहीं तक इसका प्रोसेस हो गया समाप्त। अगर आप चाहते हैं कि और इसका डेरिवेशन करें तो हम आएंगे यहाँ, वही कंडीशन ये भी कहना चाह रहा है। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किया गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है, जितना दाब लगाएगा उसके समानुपाती होता है। ठीक, अब यहाँ समझेंगे W इक्वल टू आपके पास P। ठीक है, W इक्वल टू P, यानी यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, P दाब, और W इक्वल टू K और इंटू P। अब यहाँ K बराबर W बाई P। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, हमारे पास W क्या हो जाएगा, W को समझ लेंगे क्योंकि W काफी आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयतन में घुली गैस की मात्रा, आयतन में घुली यानी जो आयतन था, टोटल जो वॉल्यूम था, टोटल जो जल था, है ना, यानी इसमें जितना भर लीजिएगा और उसमें घुली हुई जो आपके पास है ना, घुली हुई गैस है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, W। अब इसके अंदर हमारे पास जो गैस थी अभी निकली है, जिसको CO2 के माध्यम से कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड, और घुसा कौन उसमें, ऑक्सीजन। और टेम्परेचर बढ़ा जैसे उसमें से ऑक्सीजन CO2 गैस बाहर निकलना प्रारंभ हो गया। ठीक है, इसमें W हो गया। P उसका प्रेशर दाब मैं आपको बताया हूँ कि P, तो अब K इज इक्वल टू W बाई P। एक तो आपके पास कंडीशन यहाँ निकल गया हेनरी नियतांक। ठीक ना, अब यहाँ देखेंगे बच्चों, अथवा दूसरे कंडीशन में जब हम उसको चलेंगे तो P इज इक्वल टू एक्स, एक्स इस मूल प्रभाव है। अभी मैं इसको ग्राफ के द्वारा स्पष्ट करा रहा हूँ किस प्रकार से। तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो के एच, इसमें के एच आपके पास हेनरी स्थिरांक हो जाएंगे और इंटू एक्स हो जाएगा। भाग करेंगे तो एक्स, इसको काई के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक ना, काई इज इक्वल टू पी अपन कितना, के एच। इसमें के एच आपके पास हो जाएगा हेनरी स्थिरांक, है ना, हेनरी स्थिरांक, और इसमें P जो हो जाएगा वह दाब हो जाएगा, और आपके पास एक मोल प्रभाव। ठीक है बाबू, इनको अभी मैं कंफर्म करा रहा हूँ, घबराएंगे नहीं। अब ग्राफिकल माध्यम से अगर हम लोग देखेंगे तो ग्राफ आपके पास इसका हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशन आपके पास क्या हो जाएंगे, मोल प्रभाव अर्थात बोले तो x, और ऊपर की तरफ आपके पास क्या हो जाएंगे, तो दाब हो जाएगा, P हो जाएगा। और इसमें से प्यारा सा कंडीशन निकलेगा जिसको हम लोग कौन सी कहेंगे, के एच, अर्थात
हेनरी नियतांक, ठीक है, हेनरी नियतांक इसको हम लोग करते हैं, मतलब ये आप लोग को समझ में आ गया। अब इसमें इसकी सीमा है, इसका अनुप्रयोग है, इसके बारे में भी कंफर्म करा दे रहा हूँ। मैंने लिख इसलिए लिया ताकि आपके पास समय की बचत हो और आप काफी आसानी से समझ सके। इस पे मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में देखिएगा, इनके अनुप्रयोग निम्न है। पहला तरह की दाब उच्च नहीं होना चाहिए। जो आपके पास प्रेशर है, दबाव है, जो दाब है, दाब का मतलब देखिएगा, देहात में अगर किसी लड़के को कहेंगे ना कि कोनो काम की जो हाई कर, जो हाई कर, जो आप करते रहो, अब वो खिसिया जाएगा, उसके बाद काम करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए उसको उतना ही प्रेशर दीजिए जितना वह सहन कर सके, जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो दाब उच्च नहीं होना चाहिए। फिर करेगी, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इतना भी मत कम कर दो कि ठंडा लगने लगे, ठीक है। गैस का विलायक में विलेयता कम नहीं होनी चाहिए। गैस की आणविक अवस्था द्रव गैस दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए, है ना। कौन सी क्या करें, यहाँ देखिए, गैस की आणविक अवस्था द्रव गैस यानी द्रव भी और गैस भी दोनों की अवस्थाओं में समान होनी चाहिए, अर्थात गैस की आणविकता अवस्था परिवर्तित रहनी चाहिए। गैस का जो आपके पास परिवर्तन बदलता रहे, ठीक। ये तो आपके पास कंडीशन हो गया। अब इनका बच्चों हम लोग देखेंगे, सीमा इनका देखिएगा, ठीक है। सॉरी इनका अनुप्रयोग हम लोग देख लेते हैं। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग जो बच्चों आपके पास देखेंगे, जब हम किसी मतलब समतल स्थान पे चलते हैं तो हमको ऑक्सीजन का लेवल काफी कंप्लीट मिलता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। किंतु जब हम उसी स्थान पर, जब पहाड़ों पे चढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो हमको ऑक्सीजन लेने में काफी दिक्कतें होती है। और जब हमको ऑक्सीजन लेने में काफी दिक्कत होती है, तो वहां पे हमारा बुद्धि का विकास कम होना स्टार्ट होता है, और उसी रोग को हम लोग एनाक्सिया रोग के नाम से जानते हैं। यानी वहां बुद्धि का विकास कम होता है, शरीर बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा, मगर वहां बुद्धि जो होती है आपके पास स्लो होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाक्सिया। एनाक्सिया रोग किसके कारण होता है, तो आपके पास ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात में और समझिएगा, आपके पास दूसरी कंडीशन है, तो रुक जाओ, चालू है। ठीक है, हम लोग एक और बात करते हैं। जब हम लोग किसी उत्तरी ध्रुव पर चलना स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो नेपाल हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, वहां जो ऑक्सीजन का लेवल है ना, इसकी ऊंचाई क्या होती है, आपके पास ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इसका ऊंचाई जब ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन हो जाता है। तो उसमें मानव को आपके पास ऑक्सीजन लेने पड़ता है और नाक से खींचना पड़ता है। तो जब नाकों से खींचेंगे तो इसमें दबाव पड़ेगा, तो आपके पास प्रेशर, देखिएगा, प्रेशर जब पड़ेगा तो नकिया क्या हो जाएगी, आपके पास चपटी होगी, और आंख क्या हो जाएगी, आपके पास छोटी होगी। इस कारण से चाइना, नेपाल और जापान वालों लोगों का जो होता है, नाक चपटी और अखिया छोटी है, बेचारे का बुद्धि का विकास तो बहुत कम होता है, किंतु बहुत होते हैं माइंडेड, समझिएगा, ठीक ना। इसमें आपके पास हो गया ऑक्सीजन का। दूसरी बात के आपके पास देखते हैं कि जब भी कोई गोताखोर जब जल में घुसता है, तो जब जल में घुसता है तो उसका जल में जाने के बाद उसका क्या होता है, आपके पास से प्रेशर दबाव होने लगता है, और दबाव के कारण उसको सांस लेने में दिक्कतें होती है। उसके शरीर के द्वारा ऑक्सीजन के अंतर्गत उसके अंदर जो नाइट्रोजन गैस प्रवेश करती है और उसमें दिक्कत होती है ना, और उसके कारण उसको बेंस रोग, यानी उसका शरीर जो होता है टेढ़ा पड़ जाता है, उसको हम लोग बेंस रोग कहते हैं। अब उससे बचाव करने के लिए आपके पास क्या किया जाता है कि उसमें आपके पास ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन गैस लेके जाता है। कितना प्रतिशत लेके जाता है, इसको मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखिएगा वो, अब इसमें आपके पास जो कंडीशन हो गया, तो जब आपके पास वो घुसता है गोताखोर जब जल या समुद्र में, तो अपने पीछे वाले बाटले में जो लेकर के नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 33.1% और हीलियम 11.7% लेकर के जब घुसता है और सुरक्षा कवच पहन के घुसता है, तो कितना भी दिन रहले उसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो गया आपके पास हेनरी का नियम। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके नियम से हम लोग देखते हैं इसका न्यूमेरिकल कैसा है। बहुत कम समय में पूरा इसका उखाड़ के रख दिया जाएगा, इसमें कुछ छोड़ा नहीं। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इसका न्यूमेरिकल प्यारा सा है आपके पास, है ना। करे कि एक वायुमंडल दाब पर 1 लीटर जल में
20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस घुली है ना, नाइट्रोजन गैस घुली है, तो हेनरी स्थिरांक की गणना की, हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए क्या है भाई। आओ चलते हैं इनका हल, खूबसूरत सा। आइए किसने घुला है इनको देखा जाए, तो जो घुला है आपके पास किसने घुला है भैया, 1 लीटर जल में घुला है, जल का मतलब ये H2O, ठीक है। तो हम चलते हैं बच्चों हेनरी स्थिरांक, तो आपके पास हेनरी स्थिरांक के लिए हमारे पास फार्मूला कौन सी हो जाएगा बच्चों, KH इज इक्वल टू, हेनरी स्थिरांक के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल आपको बताया था, वो कितना था आपके पास, KH इज इक्वल टू P बटा X, कितना हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इसमें, हमको कंडीशन के हिसाब से ये निकालना है, तो हमारे पास P भी नहीं है, P है ना, वायुमंडल दाब, वायुमंडल दाब, ठीक। तो P इक्वल टू कितना आपके पास 1 वायुमंडल दाब, एक दाब, बार इसको कर देता हूँ, और आपके पास N2 में, ठीक है, N कौन सी नाइट्रोजन में आपके पास 0.02 और N2 का थोड़ा सा भाग निकालिएगा, तो कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 14 2 गुणे 2 28 हो जाएगा। फिर आपके पास ले लेते हैं X N2, हाँ बड़ा वाला इसका ले लेते हैं हम लोग, H2 का ले लीजिएगा आपके पास, H2 1000 और बाई आपके पास H2, तो आपके पास 1000 और H2 और कितना आपके पास हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक इनका वो देखिएगा, मैं निकाला नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और गुणे 2, तो 14 दूनी 28 यहाँ से निकाले, हाइड्रोजन का निकालिएगा, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 और 8 दूनी के 16, तो 16 2 कितना हो गया आपके पास 18, ठीक ना, कितना हो गया आपके पास 18। चलिए चलते हैं भैया, तो हम चलेंगे X इज इक्वल टू N और प्लस N प्लस, यहाँ पे राउल्ट का भी नियम इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक ना। तो N का मान आपके पास देखे बाबू, तो हम N2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी N2 कर देता हूँ, यहाँ पे पास है ना। चलिए N2 का कंडीशन कितना है, जिस कंडीशन में रखिएगा उसको उसमें रखना पड़ेगा, अगर N2 है तो N2 रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का कंडीशन का है, इसमें हाइड्रोजन हमने रखा, तो इसका कितना आपके पास 0.02 और बाई 28, फिर नीचे भी वही कंडीशन आपके पास, और 28 प्लस 1000 बटा के कितना आपके पास 18, अब इनका हम लोग भाग करेंगे 02, तो 0.02, और बच्चों इसका भाग करते हैं तो कैलकुलेशन हम देख लेते हैं कितना आता है, इसका हमने भाग करके रखा है बाबू, इसका भाग हम लिख लेते हैं 0.00714, 0.0071 और कितना लिखा था भाई 714, इतना ही मान लेते हैं, और इसका बच्चों वही 0.000714 और प्लस आपके पास इसका हमारे पास 55 पॉइंट कितना आया था 5, ठीक, दोनों को जोड़ दिया जाए 714, दोनों को जोड़ने के बाद हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 55.5, और बच्चों 0.000714 417000555, यानी इतना हमारे पास हो जाएगा, ठीक है ना, 5.500714, ठीक, इतना। अब देखिएगा 3 3 6, इसमें भी 3 3 6 दशमलव दोनों कंडीशन में समाप्त हो गए,
तो हमको 7 N 1 4 और 5 5 7 1 और 4। अब इनका हम लोग भाग करते हैं, ठीक है ना। कितना 7 1 4 में इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बाबू, कितना था हमारे पास 7 1 4 भागे 555 1 2 3 और 0 0 7 1 4 0 0 0 7 1 4 हमको प्राप्त हो गया कितना 1.286 1.286 1.286 दशमलव के कंडीशन में आना चाहिए, 6 1 कितना रहा है भैया 1.286 1.286 पूरे 10 की घात बच्चों -6 बता, ठीक है। चलिए यहाँ पे चल रहे हैं। अभी हमको मिल गया किसका मान x। आगे बढ़ता हूँ आपका इसका बच्चों हेनरी कांस्टेंट के अंतर्गत। हेनरी नियतांक आपके पास क्या बता रहा है, यही आपके पास ना बच्चों देखिएगा KH बराबर P अपान कितना आपके पास P x, ठीक है। तो आ जाइए चलते हैं कि P का मान कितना आपके पास हुआ और बाई हेनरी कांस्टेंट 1.286 और 10 की घात कितना बाबू -6, इसको भेज देता हूँ ऊपर, 1 गुणे आपके पास 10 घात -6 को बना देगा +6 और 1.286 इनका भाग थोड़ा सा करते हैं 1 में, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा मैं आपका समझ रोक दिया। तो आपके पास 0.0 और 0.775, ठीक है। 10 घात कितना आपके पास है 6 है, दशमलव में इधर आते हैं तो आपके पास इधर जाएगा तो कितना 7.7 और 5 इंटू 10 की घात। देखिएगा 10 की घात के बारे में आपको बताया था बच्चों की इधर का आधार प्लस होता है और इधर का आधार माइनस होता है। अगर आप इधर जाइएगा RHS पॉइंट में, RHS में जाएंगे तो 10 की घात माइनस में चढ़ेगी और LHS में जाएंगे तो 10 घात प्लस में चढ़ेगी, यानी इसका कंडीशन उल्टा। तो हम किधर जा रहे हैं RHS दाएं तरफ, कितना गया हूँ 1 2, ठीक है। आपके पास हो जाएगा कि 2 और माइनस में 10 घात कितना 6, तो आपके पास 7.75 गुणे 10 घात कितना 4। ये आपके पास हेनरी कांस्टेंट निकल गया, ठीक। पहला रुक